गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभिभावकों और बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। तो आज कल के टॉपिक में अपन ने दर्पण से परावर्तन सीखा था। आज के टॉपिक में अपन चिन्ह परिपाटी और दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अपन चिन्ह परिपाटी देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी है क्या, चिन्ह परिपाटी को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो वो चीजें अपन आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। एक्चुअल में चिन्ह परिपाटी से हमें जितनी भी दर्पण के अंदर दूरियां होती है, चाहे बिंब दूरी है, चाहे प्रतिबिंब दूरी है, चाहे आपकी वक्रता त्रिज्या है, या फिर बिंब की लंबाई है, बिंब प्रतिबिंब की लंबाई है, तो जितनी भी दूरियां, उन सब दूरियों के अपन चिन्ह यहां से निर्धारित कर सकते हैं। और इन दूरियों की चिन्ह निर्धारित करके आगे हमें डेरिवेशन में भी मदद मिलती है, क्योंकि डेरिवेशन में अपन चिन्ह परिपाटी का खूब उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन चिन्ह परिपाटी को देखेंगे यहाँ पर। तो चिन्ह परिपाटी का पहला रूल क्या कहता है? कल अपन ने गोलीय दर्पण के शब्दावली में एक शब्द आया था ध्रुव, और ध्रुव को अपन यहाँ पर निर्देश बिंदु के रूप में मानते हैं। तो पहला इसका जो रूल है वो यही है कि दर्पण के अंदर सभी दूरियों का निर्धारण ध्रुव से किया जाना चाहिए। दर्पण में सभी दूरियों, अब सभी दूरियों में यहां पर U, V, F, R, H, HD ये सारी दूरियां आ गई। तो इन सभी दूरियों का निर्धारण ध्रुव से होना चाहिए। यानी सिंपल शब्दों में कहे तो अपन यूं कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको बिंब दूरी U का निर्धारण करना है, तो हमें कहां से चलना है? ध्रुव से चलना है। चाहे आपकी प्रतिबिंब दूरी है तो उसका निर्धारण करना है, तो भी हमें कहां से चलना है? ध्रुव से चलना है। तो यहां से तय हो गया कि हमें निर्देश बिंदु ध्रुव ही काम में लेना है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि अगर अपन आपतन की दिशा में चलकर जाएं तो ये सभी दूरियां पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपतन के विपरीत दिशा में चले तो यही दूरियां क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो दूसरा इसका जो मुख्य रूल है वो यही है कि आपतन की दिशा में चलने पर दूरियां पॉजिटिव होनी चाहिए, आपतन के विपरीत दिशा में चलने पर दूरियां विपरीत दिशा में चलने पर नेगेटिव होनी चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा इसका रूल बनता है वो ये है, कुछ दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर और कुछ दूरियां ऐसी होती है जो मुख्य अक्ष से नीचे होती है। जैसे बिंब लंबाई है, प्रतिबिंब लंबाई है, ये मुख्य अक्ष से या तो ऊपर होती है या फिर नीचे होती है। तो इन दूरियों का निर्धारण करने के लिए भी हमें यहां पर एक रूल मिला है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होनी चाहिए। मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो सिंपल तीन रूल है यहां पर। सबसे पहले कि दर्पणों के अंदर जितनी भी दूरियां हैं, सब दूरियों का निर्धारण अपन कहां से करेंगे? निर्देश बिंदु ध्रुव से करेंगे। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा कि आपतन की दिशा में चलने पर दूरियां पॉजिटिव लें, आपतन के विपरीत दिशा में चलने पर ये दूरियां नेगेटिव है। इसी प्रकार तीसरा जो रूल है वो ये है कि मुख्य अक्ष से ऊपर अगर अपन चल रहे हैं, इसका मतलब वो दूरी पॉजिटिव आनी चाहिए। मुख्य अक्ष से नीचे चले तो वो दूरी हमें क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अब इसको अपन एक दर्पण से प्रतिबिंब बना करके इंप्लीमेंट करते हैं कि कौन सी दूरियां किस दर्पण के लिए पॉजिटिव प्राप्त होती है
और कौन सी दूरियां नेगेटिव प्राप्त होती है। तो इसके लिए अपन यहाँ चिन्ह परिपाटी को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो किस प्रकार से अपन चिन्ह परिपाटी लागू करते हैं। इसके लिए मैं एक अवतल दर्पण लेता हूं। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कल अपन ने पढ़ा था ध्रुव होता है। ध्रुव से गुजरने वाली जो लाइन है जिसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं, यहां फोकस बिंदु होता है और इस और यहां पर इसका वक्रता केंद्र C मौजूद होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक निश्चित आकार का बिंब लेते हैं और उस बिंब का यहां प्रतिबिंब तैयार करते हैं। तो मैंने यहां पर C के इधर एक बिंब ले लिया AB और इस AB बिंब का एक प्रतिबिंब तैयार करते हैं। प्रतिबिंब तैयार करने के लिए आपको कोई दो रूल काम में लेने होंगे, जैसा कि अपन आगे चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल चलती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में ये फोकस बिंदु से होकर अवश्य गुजरेगी। इसी प्रकार अपन दूसरी प्रकाश किरण भी चलाएं यहां से, तो ये सीधा अपन या तो ध्रुव पर आपतित कर सकते हैं या फिर इस प्रकाश किरण को अपन फोकस बिंदु से भी होकर गुजार सकते हैं। तो जो आपकी मर्जी है, अगर आप ध्रुव पर आपतित करते हैं तो ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन के नियमों का मतलब है कि जितने एंगल पर ये आ रही है उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब इन दोनों किरणों के कटान बिंदु पर आपका प्रतिबिंब A' B' तैयार होता है। अब अपन बात करते हैं कि अवतल दर्पण के लिए कौन सी दूरी यहां पर पॉजिटिव होगी और कौन सी दूरी यहां पर नेगेटिव होगी। तो अपने पास में दूरियां यही हैं, एक तो बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R, बिंब लंबाई H और प्रतिबिंब लंबाई होती है H'। अब ये हमें निश्चित करना है कि यहां पर कौन कौन सी दूरियां नेगेटिव, कौन सी दूरियां यहां पॉजिटिव होंगी। तो देखें, सबसे पहले ये दूरियां आप दर्शाओ। दूरियां P और F के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, जिसको अपन सिंपल F से लिखते हैं। A' B' ये यहां पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब इमेज और P के बीच की जो दूरी होती है जिसको अपन प्रतिबिंब दूरी कहते हैं V। C जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है जिसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। और अंत में ये जो बिंब अपना AB है, तो AB बिंब और ध्रुव के बीच की जो दूरी है जिसको अपन क्या कहेंगे यहां पर U। इसका मतलब ये जितनी भी दूरियां हैं सब दूरियां मैं दर्शा चुका हूं, और साथ में बिंब की जो लंबाई है इसको H और प्रतिबिंब की लंबाई को यहां पर कह रहे हैं H'। तो मैं इमेज बना चुका हूं AB बिंब का जो A' B' के रूप में है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी यहां अप्लाई होनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी का पहला रूल क्या कहता है कि दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां हैं सब दूरियां मेजर कहां से होगी, ध्रुव से होगी। यानी हमें F का निर्धारण करना है तो अपन P से चलकर F तक आएंगे। हमें V का निर्धारण करना अपन P से चलकर A' तक आएंगे। R का निर्धारण करना हमें P से C तक चलकर आएंगे। U का निर्धारण करना हमें P से A तक चलकर आएंगे। इसका मतलब पहला बिंदु तो यही है कि निर्देश बिंदु आपको कौन सा लेना है, ध्रुव लेना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपतन की दिशा में, अब आपतन की दिशा आपको बाईं ओर नजर आ रही है या दाईं ओर, क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्ट है ये बाईं ओर है। ऑब्जेक्ट बाईं ओर है, इसका मतलब प्रकाश का आपतन बाईं ओर से किधर हो रहा है, दाईं ओर। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि आपतन की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर है। तो रूल ये कहता है कि अगर आप आपतन की दिशा में चलते हैं तो दूरियां धनात्मक, अन्यथा दूरियां क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो हमें जैसे सपोज करो U का निर्धारण करना है, तो U के लिए तो हमें P से किधर चलना पड़ेगा, A तक।
तो अपन तो P से A तक चल रहे हैं, जबकि आपतन हो रहा है बाईं से दाईं ओर। इसका मतलब U यहां पर नेगेटिव होगा। और U कोई भी दर्पण हो, U कभी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब अपन V की बात कर लेते हैं। तो V के लिए अपन P से A' तक चलकर आएंगे। इसका मतलब यहां पर फिर अपन आपतन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो V का मान भी नेगेटिव होगा। F का निर्धारण करना है, तो F के लिए भी अपन P से फोकस बिंदु कैपिटल F तक चलकर आएंगे। इसका मतलब फिर अपन आपतन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए भी अपन आपतन के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तीसरा रूल आएगा H और H' के लिए। तो तीसरा रूल यही था कि मुख्य अक्ष से ऊपर चलने पर दूरी धनात्मक, नीचे चलने पर दूरी ऋणात्मक। तो आपकी बिंब लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसका मतलब H का मान पॉजिटिव होना चाहिए। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, इसका मतलब मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां नेगेटिव होगी, तो ये H' का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अपन ने अवतल दर्पण के लिए ये देखा कि U का मान नेगेटिव है, V का मान नेगेटिव है, F का मान नेगेटिव है, R का मान नेगेटिव है, H पॉजिटिव, H' यहां नेगेटिव। लेकिन जरूरी नहीं कि V का मान हर बार नेगेटिव आए। अगर प्रतिबिंब आपका इधर बन जाता है, उस केस में अपन P से इधर चलेंगे, क्योंकि इमेज तो अपना बाईं ओर है। तो बाईं ओर है तो आपतन की दिशा तो बाईं से दाईं ओर, और अपन इमेज इधर बन रहा है, इसका मतलब P से अपन इधर चल रहे हैं, तो उस केस में V पॉजिटिव भी हो सकता है। बाकी F अवतल दर्पण है तो सदैव नेगेटिव ही रहेगा। आपके अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भी सदैव नेगेटिव रहेगी, ये भी सदैव नेगेटिव होता है। H जब तक मुख्य अक्ष से ऊपर है तब तक इसका मान भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे होने पर इसका मान ऋणात्मक होता है। तो ये बात थी अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अब इसी चीज को अपन उत्तल दर्पण के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो देखो उत्तल दर्पण के लिए तो हमें इसके लिए उत्तल दर्पण लेना होगा। तो देखो उत्तल दर्पण लेते हैं। वो इस दूरियां होंगी U, इसमें भी आएगा V, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या H, बिंब लंबाई H', प्रतिबिंब लंबाई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो भीतर की ओर है। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। इस बार पॉलिश पीछे की हुई है, इसका मतलब इधर अपन वस्तु को नहीं रख सकते। कभी भी अपन वस्तु को दर्पण के पीछे नहीं ले जा सकते, हमेशा वस्तु हमेशा दर्पण के आगे स्थित होती है। इसका मतलब अपन वस्तु को इधर रखेंगे। तो मेरे पास में AB आकार की एक वस्तु है। इस उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के पीछे स्थित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में पीछे से गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसका फोकस बिंदु सदैव पीछे स्थित होता है। इसका वक्रता केंद्र देखा जाए तो वक्रता केंद्र भी इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये गोला इसको कंप्लीट करें तो पीछे इधर ही बनेगा, इसका मतलब वक्रता केंद्र भी इसका इधर जाएगा, न कि इधर जाएगा। तो एक चीज याद रखें कि उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होते हैं ये सदैव पीछे होते हैं, इधर नहीं होते। वस्तु को आप इधर नहीं रख सकते क्योंकि ये इधर पॉलिश की हुई है। ये वाला भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। तो यहां पर वही इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहला रूल तो यही काम में लेना होगा कि कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चल रही है, जैसे ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या होगी, परावर्तित होगी। लेकिन ये पीछे एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वो बिंदु फोकस बिंदु ही होता है। तो मैंने इसको फोकस बिंदु से गुजारते हुए इस प्रकार से दिखा दिया है। दूसरा रूल अपन काम में लें ध्रुव वाला। तो एक प्रकाश किरण मैं ध्रुव पर आपतित कर रहा हूं। ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो उतने ही कोण से वापस क्या होती है,
परावर्तित होती है। इसका मतलब ये किरण भी पीछे जाकर के एक स्थान से कटती हुई प्रतीत होती है, और इन दोनों के कटान बिंदु पर यहां आपके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बिंब ए बी और इसका प्रतिबिंब बना ए डेस बी डेस। अब वो दूरियां दर्शा दो। दूरियां कहां से दर्शाएंगे अपन? पी से। तो सबसे पहले अपन यू दर्शाएं, तो यू बिंब और पी के बीच की दूरी होती है, तो ये दूरी हो गई यू। फिर इसके बाद में प्रतिबिंब अपना दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब ए डेस और पी के बीच की दूरी, ए डेस और ये पी, इसके बीच की दूरी होगी वी। एफ फोकस बिंदु होता है और पी ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, स्मॉल एफ से जिसको लिखते हैं। सी वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और पी के बीच की जो दूरी होती है जिसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर। तो दूरियां मैं सारी दर्शा चुका हूं, यू वी एफ आर, और दो दूरियां एच और एच डेस। तो ये एच और प्रतिबिंब लंबाई हो गई एच डेस। अब अपन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि चलना कहां से है? निर्देश बिंदु ध्रुव से चलना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपतन की दिशा। अब आपतन की दिशा देखो, अब की बार आपका जो बिंब है वो दाईं ओर है, इसका मतलब प्रकाश दाईं ओर से आएगा। जिधर बिंब होता है प्रकाश उधर से ही आता है। पहले बिंब इधर था, इसका मतलब प्रकाश बाएं से दाईं ओर जा रहा था, आपतन की दिशा वो थी। अब की बार बिंब दाईं ओर है, इसका मतलब प्रकाश दाईं ओर से बाईं ओर, तो आपतन की दिशा फिक्स हो गई है, ये है आपतन की दिशा। तो रूल ये है कि आपतन की दिशा में अगर आप चलते हो तो दूरी पॉजिटिव लेनी है, और आपतन की विपरीत दिशा में चलते हो तो दूरी आपको नेगेटिव लेनी है। तो यहां पर देखें, बिंब दूरी जैसे मुझे u निर्धारित करनी है, तो u के लिए मुझे p से किधर चलना पड़ेगा? दाईं ओर चलना पड़ेगा। p से दाईं ओर चलना पड़ेगा, इसका मतलब मैं आपतन के विपरीत दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि आपतन तो हो रहा है बाईं से दाईं ओर, और मैं चल रहा हूं p से a की ओर, इसका मतलब आपतन के विपरीत दिशा में। तो u नेगेटिव, u पिछले वाले केस में भी नेगेटिव आया था, इसका मतलब ये u चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, सदैव नेगेटिव ही होता है। अब बात करते हैं अपन v की, कि v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो v के लिए अपन क्या करेंगे? p से इधर चलेंगे, क्योंकि इमेज तो अपना इधर बन रहा है, तो p से a डेश तक चल कर आएंगे। तो p से a डेश तक चल कर आएंगे, इसका मतलब अपन आपतन की दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब यहां v का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पिछले वाले केस में ये नेगेटिव था, इस केस में ये पॉजिटिव भी बन गया, इसका मतलब v जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अपन बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी के लिए भी अपन p से किधर चल कर आएंगे? f, इसका मतलब अपन आपतन की दिशा में चल रहे हैं, तो f भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, r भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं h और h डेश। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर है तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से नीचे है तो नेगेटिव। तो बिंब की बात करें तो बिंब मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसका मतलब h पॉजिटिव होगा। h डेश बिंब मुख्य अक्ष से नीचे नहीं है, सॉरी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर है, h डेश ऊपर बन रहा है ये, इसका मतलब h डेश भी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से अपन चिन्ह परिपाटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लागू की जाती है दर्पणों पर बताया। अब इसके बाद में अपन इमेज बनाने के रूल पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से किस प्रकार से इमेज प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब इमेज एक्चुअल में दर्पण से अपन दो प्रकार के प्रतिबिंब तैयार करते हैं। एक जो प्रतिबिंब होता है वो वर्चुअल आभासी होता है, और एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक। क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणों के कटने की आवश्यकता होती है, यानी जहां दो किरणें कटती हैं
उसी स्थान पर अपना इमेज बनता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार आपको वो दोनों किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों किरणें दर्पण के पीछे जाकर के आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस केस में आपको वो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर आपको आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और ये जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये सदैव सीधा होता है, यानी सीधा का मतलब होता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है, कभी भी मुख्य अक्ष से नीचे नहीं बनता है। कहने का मतलब बिंब आपका मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी मुख्य अक्ष से ऊपर होगा। तो आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिनमें किरणें दर्पण के पीछे जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात अपन करें वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, और इसमें वास्तव में वो दोनों किरणें एक स्थान पर कटती हुई दिखाई देती है, और जिस स्थान पर वो कटती हुई दिखाई देती है उस स्थान पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कटती हुई प्रतीत नहीं होती है, वास्तव में मिलती है इसमें। और वास्तविक प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। तो इन्हीं दर्पणों से अपन किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इमेज बनाने के 4 रूल हैं, उनमें से कोई 2 रूल अपन काम में लेकर के प्रतिबिंब निर्मित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन केवल प्रतिबिंब बनाने के रूल देख लेते हैं, बाकी इमेज फॉर्मेशन अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो इसमें एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, मुख्य प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला जो नियम है वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर कटती है, ये बात अपन अवतल के लिए लागू करते हैं, अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल के लिए। इसको मैं डायग्रामेटिकली बताना चाह रहा हूं। जैसे ये मेरे पास में एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष ध्रुव है, यहां पर फोकस बिंदु होता है, यहां पर वक्रता केंद्र C। तो रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद में सदैव फोकस बिंदु से ही गुजरेगी या फिर पीछे की ओर गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा जो रूल है वो इसका इनवर्स है। क्या है देखो दूसरा रूल, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे, बिंदु से होकर गुजरे, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसका मतलब पहले वाले रूल का ये इन्वर्जन है। पहले वाला रूल ये था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद
फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब जस्ट इसका इन्वर्जन है, यदि कोई प्रकाश फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है मुख्य अक्ष, और यहां पर अपना फोकस बिंदु F और यहां पर अपना वक्रता केंद्र C। तो अपन इस फोकस बिंदु से ही होकर गुजारते हैं, तो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। अब दर्पण से अगर ये परावर्तित होगी तो ये वापस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसका मतलब ये दो रूल हो चुके हैं। तीसरा रूल वक्रता केंद्र के लिए है और चौथा रूल है अपना ध्रुव के लिए। तो देखो तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरे तो उस केस में प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद में उसी पथ का अनुसरण करती है। यानी इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो यहां पर दर्पण पर आने के बाद वापस परावर्तित होगी, तो उसी पथ का ये क्या करेगी, अनुसरण करेगी। चौथा जो रूल है वो ध्रुव के लिए। ध्रुव के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से ध्रुव पर आपतित होती है, यानी इस ध्रुव पर आए, तो उतने ही कोण से वापस क्या हो जाती है, परावर्तित। मान लीजिए ये 30 डिग्री पर आ रही है तो 30 डिग्री पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर ये परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, क्योंकि परावर्तन के नियमों में यही होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 4 रूल हैं। सबसे पहला रूल अपना था कि मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल वक्रता केंद्र के लिए और चौथा रूल होता है ध्रुव के लिए। तो वक्रता केंद्र का रूल सिंपल है कि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, चाहे वो इस प्रकार से गुजार सकते हैं, आप इस प्रकार से गुजार सकते हैं, इस प्रकार से भी गुजार सकते हैं, तो वो वापस अपने पथ का क्या करेगी, अनुसरण। और ध्रुव के लिए अपन यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रकाश किरण आ रही है तो वो परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होगी। तो ये 4 रूल हैं। चारों रूल को काम में लेकर के अपन इमेज तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अवतल और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो पहले टॉपिक था उस पर चर्चा करते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न का हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, उसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड पर विचार कर रहे हैं। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, क्या होता है? तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। दोबारा सुनना कि तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु क्या है कि एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 3 एल्किल समूह जुड़े हो, 3 एल्किल समूह जुड़े हो तो उसे कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे मध्यवर्ती कार्बन R X के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो जैसे ये है CH3 और यहां क्लोरीन है। तो सबसे पहले इसका नाम, रूढ़ नाम तो क्या हो गया? देखो रूढ़ नाम, सामान्य नाम इसका क्या हुआ?
सामान्य नाम हमने बार बार बताया। सबसे पहले तो हमें देखना है कि द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक है। तो इसमें देखो मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, तृतीयक है। अब इसका कितने कार्बन है, कुल मिला के 4 कार्बन है, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटील, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़े एक अठा, तो तृतीयक ब्यूटील क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटील क्लोराइड। अब इसका देखो आईपीसी नाम हम देंगे। अब आईपीसी नाम कैसे दिया जाता है वही हमने बताया कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो लंबी श्रृंखला में हमने ये चयन कर लिया 1 2 3। अब दूसरे कार्बन परमाणु पर यह श्रृंखला में एक क्लोरीन समूह जुड़ा है, एक मेथिल समूह जुड़ा है। अब यदि अधिक इस श्रृंखला में जितने भी समूह प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में लिया जाता है। तो मेथिल है वो एम से और क्लोरीन है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम हो गया, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है और मेथिल समूह जुड़ा है, तो यहां लेंगे 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, 2 क्लोरो 2 मेथिल, हाइपन लगाइए, दोनों के बीच हाइपन नहीं लगाते हैं तो गलत है, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है श्रृंखला में, 3, तो इसे कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। देखो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे ये हो गया CH3 CH2 CH3, अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, CH3, और यहां देखो क्लोरीन समूह जो है। तो सबसे पहले इसका हमने वही देखो रूढ़ नाम क्या हो गया, इसका रूढ़ नाम ही होता है, सामान्य नाम इसे इंग्लिश में रूरल नेम भी कहते हैं। अब रूढ़ नाम हमने पहले तो देखो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, वो देखते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ 2 तो मेथिल समूह जुड़ी हुई है और एक एथिल समूह जुड़ा है, तो 3 है, तो 3 है तो इसे कैसे लिखेंगे हम, तृतीयक, 3 है तो तृतीयक आ गया, तृतीयक। कुल मिला के कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन है, तो उसमें एल्किल में कैसे, पेंटिल, तो तृतीयक पेंटिल क्लोराइड, तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। अब आगे देखो इसका दोबारा समझना तृतीयक कैसे हुआ, क्योंकि इसमें मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़ा है, 2 तो मेथिल और एक एथिल, इसीलिए इसे कहते हैं तृतीयक। अब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 है, तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु का हटता है तो उसका अनुलग्न होता है ईल, तो ये हो गया पेंटिल, और क्लोराइड जुड़ रहा है तो इसमें अंत में पूर्व लगन के रूप में हम क्या लगाते हैं, क्लोराइड जैसा होता है। अब इसका देखो आईपीसी नाम, आईपीसी नाम में देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और लंबी श्रृंखला का चयन करते समय हम किस बात को ध्यान रखेंगे कि हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसे न्यूनतम अंक दिए जाए, उच्चतम अंक नहीं दिया जाए, न्यूनतम अंक। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे कि दूसरे कार्बन पे है, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो तीसरे कार्बन पे आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर से इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 और 4। तो दूसरे कार्बन परमाणु पर वही देखो क्लोरीन समूह जुड़ा है और मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसका नाम वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका नाम हो गया 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है और दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 क्लोरो हाइफन 2 मेथिल, 2 क्लोरो हाइफन 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 4, तो उसमें ब्यूटेन। ये हो गया हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड तो sp3CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर हमने पहला लिया था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के 3 भाग हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये हो गए। अब देखो अगला है दूसरा एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड।
एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? एलिलिक हैलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन एक ही हेलोजन पढ़ रहे हैं, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन, द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के समीप या निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। देखो कैसे, यहां ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो ये है sp3 संकरण। यहाँ इसका जो हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसके निकटवर्ती कार्बन पर sp3 संकरण है। तो इसकी डेफिनेशन देगा, जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन, द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के निकट, द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये होता है एलील, इसे क्या कहते हैं? एलील। और ये हैलाइड, तो इस समूह को हम एलील भी कहते हैं, एलिलिक भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखना दोबारा कि जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के समीप sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन का मतलब है कि एक ही हेलोजन है, तो यहां दोबारा देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो इस कार्बन पर क्या है, कौन सा संकरण है? sp3। तो जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। इसमें इसका आईपीसी नाम भी बहुत बारी पूछा हुआ है, ये भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों होते हैं। जैसे हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था, यहां देखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब इसका आईपीसी नाम कैसे देंगे कि हेलोजन परमाणु डबल बॉन्ड से कम, वरीयता क्रमांक कम है, तो हम सीक्वेंस क्रम में देखते हैं तो इसमें इधर से नाम नहीं करण के, इधर से करेंगे, क्योंकि डबल क्लोरीन परमाणु से डबल बॉन्ड है, वो अधिक क्रियाशील है वरीयता क्रमांक में, तो इसका है 1, ये 2 और ये 3। अब तीसरे कार्बन परमाणु पर क्लोरीन समूह आ रहा है, तो इसका नाम कैसे देंगे? इधर देखो, 3 क्लोरो। कितने कार्बन है श्रृंखला में? 3। तो 3 का मूल पद है प्रोप, और इसमें पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, इसका अनुलग्न होता है इन डबल बॉन्ड का, तो इसका हो गया 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। देखो जैसे ये भी है, एलिसाइक्लिक वाला भी हम देखते हैं, अब यहां से इसमें नामकरण किया हमने 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पर क्लोरीन समूह जुड़ा है, तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक है, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो तीसरे कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है तो 3 क्लोरो, ये एक एलिसाइक्लिक यौगिक है, तो इसका पूर्व लग्न है साइक्लो, तो 3 क्लोरो साइक्लो,
3 क्लोरोसाइक्लो, साइक्लो में 6 कार्बन है तो उसका मूल पद है हेक्स, 3 क्लोरोसाइक्लो हेक्स, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरोसाइक्लो हेक्स 1 इन, क्योंकि इसके पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इसका अनुलग्न होता है इन। ये हो गया एलिलिक हैलाइड। अब आगे तीसरा टॉपिक है बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड क्या है, किसे कहते हैं? बेंजीन से ज्ञात हो रहा है, तो बेंजेलिक हैलाइड क्या है कि यहां देखो बेंजेलिक हैलाइड क्या है, वही यहां sp3 संकरण। तो जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट, जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। इसे बेंजल भी कहते हैं। वैसे इसका डेफिनेशन दोबारा देखना, डेफिनेशन देखो, जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट या समीप निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। दोबारा देखना, इसमें यहां देखो, जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट या समीप sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कौन? मोनोहेलोजन परमाणु, तो इसे कहते हैं बेंजेलिक हैलाइड। या इसमें क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। इसका रूढ़ नाम क्या हो गया? रूढ़ नाम बेंजल या बेंजेलिक भी कह सकते हैं, बेंजेलिक भी कह सकते हैं या बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। आईपीसी नाम देखो इसका कैसे बोलेंगे। अब आईपीसी नाम में हम बार बार बता रहे हैं कि उसे जब हेलोजन परमाणु जुड़ा, अब इसमें जो ये द्वितीयक है देखो, एक तो ये प्राथमिक है सॉरी, तो इसमें इसका नाम हो गया 1, नोमेनक्लेचर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो, एक तो ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, एक तो फेनिल समूह जुड़ रहा है और एक हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है, क्लोराइड जुड़ रहा है, तो इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देंगे। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? इसका आईपीसी नाम देखो इधर, ये नाम हो गया 1 क्लोरो, ये फेनिल, 1 फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल। अब कितने कार्बन है? 1, तो इसका होता है मेथ या एन, मेथेन। तो बेंजेलिक हैलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं बेंजेलिक हैलाइड। हम रूढ़ नाम क्या है? बेंजल क्लोराइड। इसका आईपीसी नाम है 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। इसमें एक ही कार्बन है। यह हो गया हमारा
sp3CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। अब आगे इसी का हम पढ़ेंगे sp2b, इसका देखो sp2CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। के आधार पर तो यहां sp2 मतलब जिस कार्बन पर जो हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो देखो यहां ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला वाइनल या वाइनिलिक हेलाइड। वाइनिल या वाइनिलिक हेलाइड किसे कहते हैं? देखो जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं वाइनिलिक हेलाइड। यहाँ कौन सा संकरण है? sp2। तो जब मोनोहेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक हेलाइड कहते हैं। डेफिनेशन देखना इसकी कि जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक या वाइनल हेलाइड कहते हैं। देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, तो इसे तो कहते हैं वाइनल। क्या हो गया? ये वाइनल। और ये हो गया हेलाइड। अब इसका रूढ़ नाम तो हो गया वाइनल हेलाइड। अब हम इसमें आईपीसी नाम देखते हैं, बहुत बार इसका पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसमें देखो बहुत बार क्या करते हैं, इधर से दे देते हैं इसका नाम, डबल बॉन्ड के इधर है। तो यहां देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है? हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है। तो यहां हो गया 1 और ये 2। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं हम। अब इसमें नाम हो गया इसका देखो 1 क्लोरो, क्योंकि पहले कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है, न्यूनतम अंक देते हैं 1 क्लोरो। इसमें 2 कार्बन है तो उसका मूल पद होता है एथ, तो 1 क्लोरो एथ 1 इन, 1 क्लोरो एथ 1 इन। क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ साथ हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथ 1 इन। तो वाइनिलिक या वाइनल हेलाइड क्या है कि जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2, यहाँ कौन सा संकरण है? sp2 द्विबंध युक्त है ना, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक हेलाइड कहते हैं। इसका देखो रूढ़ नाम हो गया वाइनल क्लोराइड, आईपीसी नाम हो गया 1 क्लोरो एथ 1 इन। देखो इसका भी एक बार पूछा हुआ है बोर्ड में, जैसे यहाँ हो गया डबल बॉन्ड है यहाँ और ये डायरेक्ट ये जुड़ रहा है, तो यहाँ अब इसका नाम देखो, यहाँ हम क्या करते हैं किधर ये ऐसे देते हैं 1 2, तो ये गलत है। यहाँ कैसे आएगा? यहाँ से 1 और ये 2, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन परमाणु भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने नाम इसका क्या लिया? 1 क्लोरो। अब ये एलिसाइक्लिक यौगिक है तो 1 क्लोरो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स
1 इन, हेक्स 1 इन। तो वाइनिलिक हेलाइड हो चुका है। अब दूसरा इसका है एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड है वो हेलोजन परमाणु डायरेक्ट एरोमेटिक वलय के साथ बेंजीन के साथ जुड़ा होता है। तो एरिल हेलाइड किसे कहेंगे, ध्यान से देखना। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको देखो, जब हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है, ये एरोमेटिक वलय sp2 संकलित कार्बन परमाणु है। तो जब हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एरिल हेलाइड। क्या कहते हैं, एरिल हेलाइड। अब इसकी डेफिनेशन देखना कि जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है उसे एरिल हेलाइड कहते हैं। अब ये हो गया, देखो अब इसका ये हो गया कि जब ये क्लोरीन है और ये एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे कह दिया एरिल हेलाइड। अब इसका नाम क्या हो गया, रूढ़ नाम, रूरल नेम या सामान्य नाम बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड। आईपीसी नाम क्या हो गया इसका, आईपीसी नाम में जो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम पूर्व लगन के रूप में लेते हैं और कार्बन की लंबी श्रृंखला होते हैं उसे अनुलगन के रूप में लेते हैं। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो रूढ़ नाम तो हो गया इसका बेंजीन क्लोराइड और आईपीसी नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये हो गया हमारे, देखो हमने पहले इसको दो भागों में वर्गीकृत किया संकरण के आधार पर sp3 और sp2। तो sp3 के आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांटा, एल्किल हेलाइड, एलिलिक हेलाइड और बेंजेलिक हेलाइड। फिर इसको sp2CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, इसको एरिल हेलाइड और वाइनल हेलाइड। वाइनल हेलाइड और एरिल हेलाइड दोनों भागों में बांट दिए। अब इसमें हम आबंध की इसकी में प्रकृति पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो हेलो एल्केनों में CX आबंध की प्रकृति देखो, यहां कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो कार्बन परमाणु की तुलना में हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता अधिक होती है। तो कार्बन परमाणु की तुलना में हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता अधिक होने के कारण कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। कैसी हो जाती है, ध्रुवीय, यानी दो भागों में बढ़ जाते हैं, धनायन और ऋणायन। यद्यपि ये सहसंयोजी होते हैं। तो देखो इसमें हेलो एल्केनू में
CX आबंध की प्रकृति, हेलो एल्केनों में CX आबंध की प्रकृति में कार्बन पर sp3 संकरण होता है और हेलोजन परमाणु पर अर्धपूरित p अतिव्यापन के द्वारा ये sp3p अतिव्यापन का निर्माण करते हैं। तो यहां मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना पढ़ते हैं। मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना ये 2019 में बोर्ड में भी आई है 1 नंबर में। तो कक्षीय संरचना मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना देखो, अब यहाँ मेथिल समूह है पर sp3 संकरण पाया जाता है और जो क्लोरीन है उसमें अर्धपूरित p अतिव्यापन के द्वारा ये ओवरलैपिंग कर देते हैं। तो यहां देखो ये अर्धपूरित S1 अतिव्यापन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये यहां से ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ क्लोरीन परमाणु ये सिग्मा आबंध के द्वारा ये है 3pZ, इसमें हमेशा अर्धपूरित कक्ष की भाग लेते हैं। तो इसका हो गया sp3p अतिव्यापन के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो इसमें कौन सा संकरण आएगा? sp3p अतिव्यापन।